Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the crossover experiments, which is another method to determine the mechanism of the reaction. We have already discussed the many methods to determine the mechanism of the reaction. These different methods are product analysis, second one, isotopic labeling, followed by isotope effect, the kinetic evidences, the stereochemical evidences, और अब हम जो नेक्स्ट मेथड होगा हमारा दैट इज द क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट। इससे पहले आपने ध्यान दिया होगा पिछले लेक्चर में हमने एक मेथड और करवाया था दैट इज द डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स, मींस वेदर द इंटरमीडिएट में बी द स्टेबल और द अनस्टेबल। उनको आइसोलेट करके हम किस टाइप से जो हमारी रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उन मेथड्स के अलावा देयर इज वन मोर मेथड which is helpful in determination of the mechanism of the reaction, and that method is the crossover experiment। जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्रॉस ओवर मीन्स हमारे पास एक रिएक्टेंट है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिएजेंट जो होंगे वो हम मल्टीपल डाल देते हैं। मल्टीपल मीन्स फॉर एग्जांपल हमें HCl के साथ साथ HBr भी डाल दें, तो फिर हमें ये देखना है क्या क्रॉस ओवरिंग होती है या हम रिएक्टेंट जो है वो अलग अलग ले लें। जैसे हमने बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड ले लिया, उसके ऊपर आपके Cl नेगेटिव है या Br नेगेटिव, उसका मल्टीपल ले ले। मींस हमें क्रॉस ओवरिंग देखनी है, क्या क्रॉस ओवर होता है या नहीं। मींस आपका जो इंटरमीडिएट बीच में बनता है, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है रिएक्शन के दौरान, क्या वो वास्तविकता में जनरेट होता भी है या नहीं होता। मींस क्या साइमल्टेनियस अटैक तो नहीं हो गया कि मींस जो इलेक्ट्रोफाइल फ्री होना था, फ्री फॉर्म में निकलना था, वो फ्री होके निकला ही ना हो, उसने साइमल्टेनियस अंदर ही अंदर अटैक कर दिया हो, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गई हो, इंटरमोलिकुलर ना हुई हो। तो इन सारी चीजों को चेकआउट करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट। तो क्रॉस ओवर जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज ऑल्सो वेरी क्वाइट यूजफुल मेथड in determining whether a particular reaction is a one step reaction or a two step process। क्या वो एक वन स्टेप प्रोसेस है या टू स्टेप प्रोसेस है, इसके बारे में पता लगाने के लिए क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही यूजफुल मेथड है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं अपनी फ्राइस रीअरेंजमेंट का। फ्राइस रीअरेंजमेंट को हमने कैसे किया, फ्राइस रीअरेंजमेंट इज इनिशियली कैरिड आउट सेपरेटली with two similar but non-identical reactant 1 and 2। जो हम अभी लेने वाले हैं दैट इज द, देखो नंबर 1 दैट इज द पैराटोलाइल बेंजोएट, ये हमने ले लिया, दैट इज द रिएक्टेंट नंबर 1। उसके अब हमने रिएक्शन की है देखो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, क्योंकि हम करने वाले हैं फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट जब हमने की उसमें जो हम रिएजेंट लेते हैं वो कौन लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, और हमने हीटिंग कर दी। हीटिंग करने के बाद क्या हुआ, आपके जो यहाँ पे एसाइल ग्रुप लगा हुआ था, देखो इसकी शिफ्टिंग होनी होती है, और ये शिफ्टिंग होके कहाँ पे चला जाता है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या पैरा पोजीशन के ऊपर। लेकिन हमने पैरा पोजीशन के ऊपर को पहले से ही ब्लॉक कर रखा है। आपने देखा हमने पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लगा दिया, यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप। तो इसलिए पैरा पोजीशन के ऊपर तो शिफ्टिंग होगी नहीं, तो शिफ्टिंग कहाँ पे होगी, माइग्रेशन कहाँ पे होगी इस एसाइल ग्रुप की, वो होगी सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। नहीं तो पैरा पे भी हो सकती थी अगर हम पैरा पोजीशन को ब्लॉक ना करते। ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग में हर कार्बन के ऊपर क्या होता है, H। तो एक जो कार्बन था उसके ऊपर तो हमने ये ग्रुप लगा दिया OCO C6H5, और जो बचे हुए 5 कार्बन थे उनके ऊपर भी हर जगह H था, लेकिन जो पैरा पोजीशन वाला H था उसको हटा के भी कोई अगर हम दूसरा ग्रुप लगा दें तो वो कहलाता है ब्लॉकिंग। क्या कहलाता है, ब्लॉक। तो हमने पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर रखा है बाय रिप्लेसिंग द H विद CH3। उसके बाद हमें क्या देखना है इसके अंदर कि जब हम रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्टेंट नंबर 1 हमने लिया आपके सामने, तो आपके सामने क्या बन गया, दैट इज द प्रोडक्ट नंबर ये 3 बन गया, इसका नाम हमने 3 रखा, दैट इज द 2 हाइड्रोक्सी। जब नंबरिंग करते हैं तो क्या बना, 2 हाइड्रोक्सी, और फिर उसके बाद क्या है 5 मिथाइल, और बेंजोफिनोन इसका नाम है, क्योंकि OH ग्रुप ना होता, CH3 ग्रुप ना होता, तो इसका नाम क्या होता है, बेंजोफिनोन। फिर इसके ऊपर कौन लगे हुए हैं, दैट इज द, एक तो OH ग्रुप है, दूसरा CH3 है। OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं और CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो इस टाइप से इसकी आयपिक नेमिंग हो गई, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब हमें ये देखना है कि द वेदर दैट फ्राइस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ दैट एराइल ग्रुप, जो आपका बेंजोइल ऑक्सी ग्रुप है, C6H5CO को क्या बोलते हैं, बेंजोइल ऑक्सी ग्रुप। मींस इसकी माइग्रेशन हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसी की होगी अगर हम अलग से इसी को करते हैं तो। लेकिन अब हमने देखो दूसरा रिएक्टेंट लिया, इस दूसरे रिएक्टेंट के अंदर हमने क्या लिया है, दैट इज द
2 क्लोरो 4 मिथाइल फिनाइल इथेनोएट। ये हमने नेक्स्ट हमारा रिएक्टेंट लिया है, दैट इज द रिएक्टेंट नंबर 2। इसमें भी जब हमने फ्राइस रीअरेंजमेंट की, मींस एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब रिएक्शन की सेपरेटली, अलग से, अभी हम आपको बता रहे हैं जब ये रिएक्शन हम अलग से करते हैं, तो अलग से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। आपका सीधा जैसे पहली रिएक्शन के अंदर, पहले रिएक्टेंट में जो आपका बेंजोक्सी ग्रुप था, C6H5CO जो ग्रुप था, उसकी माइग्रेशन हो गई ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्योंकि पैरा ब्लॉक थी। ऐसे ही जो हमने अब दूसरा रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट नंबर 2, अगर हम इसमें भी फ्राइस रीअरेंजमेंट करते हैं तो आपके दोबारा से बोलो कौन, जो आपका एसाइल ग्रुप है CH3CO, इस ग्रुप की माइग्रेशन होगी, कहां पे होगी, आपकी उसी टाइप से ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, क्योंकि पैरा पोजीशन ऑलरेडी बीन ब्लॉक्ड बाय द CH3 ग्रुप। तो इसलिए देखो आपका एक ग्रुप यहाँ पे लग गया और आपका प्रोडक्ट क्या बना, 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल एसिटोफिनोन। क्योंकि OH अगर ना हो, CH3 ग्रुप अगर ना हो, यहाँ पे CH3 ना होता, तो नाउ दैट कॉल्ड एज द एसिटोफिनोन। क्योंकि देखो ये तो एसिटो ग्रुप हो गया, देखो ये CH3CO दैट इज द एसिटो, और ये बेंजीन है तो फिनोन हो गया, तो एसिटोफिनोन। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग सब्स्टिट्यूएंट है उनकी उनकी नेमिंग भी हमने लिख दी और ये इसका नाम बन गया, दैट इज द प्रोडक्ट नंबर आपका 4। तो मीन्स हमने क्या दिखाया है यहाँ पे कि अगर हम रिएक्टेंट नंबर 1 लेते हैं जिसका नाम क्या था, पैरा टोलाइल बेंजोएट लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट नंबर 3, जिसमें C6H5CO ग्रुप का माइग्रेशन हुआ एट द ऑर्थो पोजीशन। अगर हम रिएक्टेंट नंबर 2 लेते हैं तो उसमें जो ये CH3CO एसाइल ग्रुप है, इसका माइग्रेशन हुआ कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ये आपके प्रोडक्ट बन गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है अब यहाँ पे कि अब हमें ये बताना है कि अगर हम जो ये रिएक्शन कर रहे हैं, मींस जो ये फ्राइस रीअरेंजमेंट है, वेदर इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ द एसाइल और द एराइल ग्रुप फ्रॉम द O एटम ऑफ द एस्टरी ग्रुप टू द ऑर्थो पोजीशन ऑफ द बेंजीन, मींस क्या इसी की माइग्रेशन हुई है, एग्जैक्ट यहीं से माइग्रेशन हुई है, क्या ये फ्री हुआ था या नहीं हुआ था। तो उसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें करना पड़ेगा इन दोनों का मिक्सचर, हम इन दोनों रिएक्टेंटों का मिक्सचर लेके देखना पड़ेगा कि मींस अगर ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, मींस या तो क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर का मतलब है कि साइमल्टेनियस बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ, साइमल्टेनियस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, मींस आपका जो COC6H5 रिएक्टेंट नंबर 1 में ये कंप्लीटली फ्री नहीं हुआ, साथ के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो मींस ये यहां से डिटैच हुआ और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो ऐसे यहाँ पे आके लग गया। ऐसे ही प्रोडक्ट नंबर जो रिएक्टेंट नंबर 2 है उसमें COCH3 जो ग्रुप है ये यहाँ से साइमल्टेनियसली बॉन्ड क्लीवेज और देखो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आके लग गया। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट नंबर 1 और रिएक्टेंट नंबर 2 दोनों को इकट्ठा एक ही कंटेनर में ले लें, फिर क्या होगा, अगर यही दो प्रोडक्ट बने तो इट मींस इंट्रामोलिकुलरली साइमल्टेनियसली बॉन्ड का क्लीवेज हुआ और उसी वक्त बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो उससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन एक स्टेप में हो गई, मींस उसी वक्त बॉन्ड टूटा, उसी वक्त बन गया साथ के साथ, दैट इज द वन स्टेप प्रोसेस। लेकिन अगर डिटैचमेंट हुई है, COC6H5 मींस आपका कार्बोकेटाइन ये बना है, एसाइलियम आयन बना है, एराइलियम आयन बना है, और उसके बाद उसका अटैक हुआ है, अगर वो फ्री हुआ है तो फिर उसके अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे मल्टीपल साइट के ऊपर। तो वो हमें चेक करना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज ए वन स्टेप प्रोसेस और ए टू स्टेप प्रोसेस। तो अब इसके लिए हम प्रोसीड कहां पे करते हैं, अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो हम चलेंगे अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जिसमें हम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, रिएक्टेंट नंबर 1 और रिएक्टेंट नंबर 2 को साइमल्टेनियसली सेम मिक्सचर के अंदर ले लेंगे और फिर जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। यही दो प्रोडक्ट अगर बन जाए, अगर यही दो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट नंबर 3 और 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर यही दो प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट नंबर 3 और ये प्रोडक्ट नंबर 4, तो वो ये शो करेगा कि दैट रिएक्शन इज ए वन स्टेप प्रोसेस। प्रोसेस कैसी होगी, वन स्टेप। लेकिन अगर इन दो के अलावा कोई और भी बन जाए, कोई और भी रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन जाए, तो उससे प्रूव होगा कि वो टू स्टेप प्रोसेस है, वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। अब देखते हैं अपने अगले इस स्टेप के बारे में। तो देखो अब क्या हुआ, हमने रिएक्टेंट नंबर देखो 1 ले लिया, पैरा टोलाइल बेंजोएट, एक कंटेनर में, उसी कंटेनर में हमने दूसरा रिएक्टेंट भी ऐड कर दिया, दैट इज द 2 क्लोरो 4 मिथाइल फिनाइल इथेनोएट। These two reactant are present in the same container. Now we will add the anhydrous AlCl3 और हम इसको हीट कर देंगे मिक्सचर को। हीट करने के बाद अब हम देखेंगे प्रोडक्ट कितने बने। ये पाया गया कि देखो ये वो प्रोडक्ट बना जो कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, दैट इज ए नॉर्मल प्रोडक्ट जो बनना ही था, दैट इज द प्रोडक्ट नंबर 3 जो पहले भी बना था, जो रिएक्टेंट नंबर 1 से बनना ही था। मींस यहाँ पे कौन लगा हुआ था, देखो COC6H5 और ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो आना ही था, दैट इज अ नॉर्मल प्रोडक्ट।
which must be formed from the reactant number 1 जो बनना था। अब देखो रिएक्टेंट नंबर 2 से, रिएक्टेंट नंबर 2 से जो प्रोडक्ट बनना था दैट इज आल्सो ए नॉर्मल प्रोडक्ट। यहाँ पे COCH3 जो ग्रुप था देखो यहाँ से डिटैच होके इसको ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगना ही था, तो देखो ये भी बन गया प्रोडक्ट नंबर 4, दैट इज ओके। उसके बाद क्या देखा गया कि ये नहीं, साथ के साथ हमारे पास ये प्रोडक्ट नंबर 5 भी बन गया, जिसमें क्या हुआ है, जो ये आपका COCH3 जो ग्रुप था देखो हमारे जो रिएक्टेंट के अंदर था, इसका माइग्रेशन कहाँ पे हुआ, इसका माइग्रेशन देखो रिएक्टेंट नंबर जो 2 है इसमें देखो ये जो COCH3 देखो ये जो ग्रुप लगा हुआ है, इसका माइग्रेशन पहले वाले रिएक्टेंट की देखो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हो गया। उसी के बाद अब नेक्स्ट देखो एक प्रोडक्ट और मिला, एक प्रोडक्ट और कैसे मिला कि इसके अंदर क्या हुआ है कि जो COC6H5 जो ग्रुप है देखो डिटैचमेंट हो गई, देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड का भी क्लीवेज हो चुका है। नाउ अब क्या हुआ, ये COCH3 और यहाँ पे COC6H5 बोथ आर फ्री, ये फ्री हैं। अगर मान लीजिए 2 स्टेप प्रोसेस है तो बोथ आर फ्री, दोनों कार्बोकेटाइन बने, दोनों फ्री हैं, दोनों फ्री हैं तो अब दोनों के पास चांस क्या है, देखो ये यहीं पर भी अटैक कर सकता है और ये कहां पे अटैक कर सकता है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। बन गए ना, एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट, एक दूसरा रीअरेंज प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही जो COCH3 है, जब बॉन्ड का देखो क्लीवेज हुआ होगा तो COCH3 देखो इसमें भी अटैक कर गया होगा इन द सेम, दैट इज द नॉर्मल प्रोडक्ट। और साथ के साथ ये दूसरा जो रिएक्टेंट था उसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर भी अटैक कर सकता है, तो ये दूसरा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मीन्स इससे क्या प्रूव होगा, अगर ये दो रीअरेंज प्रोडक्ट बनते हैं और ये बन गए, देखो जैसे हमने अभी यहाँ पे बताया कि रिएक्शन की, देखो लैब में हम क्या करते हैं, हम लैब में जाते हैं, अपना एक कंटेनर लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क हमने ली, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने ये दोनों रिएक्टेंट इकट्ठे डाल दिए, डालने के बाद क्या करते हैं, रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 डालने के बाद फिर हम प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा, TLC पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। हम शुरू में क्या करते हैं, पेपर या TLC के अंदर जब हम स्पोर्टिंग करते हैं तो हमारे पास दो ही स्पोर्ट आए, एक स्पोर्ट आया रिएक्टेंट नंबर 1 का, दूसरा आया रिएक्टेंट नंबर देखो 2 का स्पोर्ट आया, दो ही स्पोर्ट आएंगे क्योंकि इनिशियल मिक्सचर में तो दो ही रिएक्टेंट थे। उसके बाद जैसे ही प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन हुई, आपके प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर नंबर ऑफ स्पोर्ट इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। और जो पुराने स्पोर्ट हैं, जैसे ही इन दोनों रिएक्टेंटों में से कोई भी रिएक्टेंट एक फिनिश हो जाएगा तो वो स्पोर्ट डिसअपियर हो जाएगा और जितने नए प्रोडक्ट बनेंगे उतने ही नए स्पोर्ट आएंगे। अगर दो नए स्पोर्ट आए इट मींस दो ही प्रोडक्ट बने हैं, वो नॉर्मल प्रोडक्ट होंगे। अगर ये 4 स्पोर्ट नए बन जाएं, उससे प्रूव होता है कि 4 नए प्रोडक्ट बने। तो ये 4 नए प्रोडक्ट क्यों बने होंगे, अगर रिएक्शन आपकी टू स्टेप प्रोसेस है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से तो हमने ये पता चला है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो और लास्ट में क्या होगा, जब आपके दो जो रिएक्टेंट हैं, दो में से अगर दोनों रिएक्टेंट डिसअपियर हो जाएं, दो स्पोर्ट डिसअपियर हो जाएं, इट मींस रिएक्शन कंप्लीटेड। या दो में से कोई एक भी डिसअपियर हो गया तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के नजदीक है। तो इस टाइप से हम कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का भी चेक कैसे करते हैं, बाय द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई फिर हमने क्या किया, आपका राउंड बॉटम फ्लास्क को लिया और उसके बाद हमारे जो जितने भी ये 4 प्रोडक्ट थे इनको हमने आइसोलेट किया, आइडेंटिफाई किया, उनकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो उसकी हेल्प से जब हमारे पास हमारे पेपर के ऊपर ये 4 प्रोडक्टों की स्ट्रक्चर आ गई, इन चारों की स्ट्रक्चर आने के बाद फिर हमने सोचा कि ये 4 प्रोडक्ट कैसे बने होंगे। फिर हमने देखा क्या ये एक स्टेप में बन सकते हैं, तो हमने देखा कि एक स्टेप में तो नहीं बन सकते, ये तो सिर्फ तभी बन सकते हैं जब पहली स्टेप के अंदर आपके जो रिएक्टेंट नंबर अगर 1 है तो उसमें ये COC6H5 ये फ्री हो गया हो। ऐसे ही प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट नंबर 2 है उसमें COCH3 फ्री हो गया होगा, तभी तो मल्टीपल चांस हुए होंगे, तभी ये आपके डिफरेंट 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इट मींस आपकी रिएक्शन एक 2 स्टेप प्रोसेस होनी चाहिए। तो मींस क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स हमने देखे, आपके सिंपल नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बने, यहाँ पे क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी बने हैं। जो प्रोडक्ट नंबर एक तो 5 बना और एक प्रोडक्ट नंबर बोलो क्या बना, 6 बना। तो इसी से हमें पता चला कि हमारे एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट बने और दूसरे आपके क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स भी बनना। ये प्रूव करता है कि जो फ्राइस रीअरेंजमेंट है ये 1 स्टेप प्रोसेस नहीं, एक 2 स्टेप प्रोसेस है। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म कि हुआ कैसे होगा, रिएक्शन चली कैसे होगी। देखो आप ध्यान से, ये हमने रिएक्टेंट नंबर देखो 1 लिया। अब इसमें फ्राइस रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं तो आप जानते हैं AlCl3 क्या है। AlCl3 इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इट इज ए लेविस
एसिड, ये लेविस एसिड है, ये ग्रुप नंबर 13 का हैलाइड है। ग्रुप नंबर 13 में जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है और एल्यूमिनियम ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम ने जो बॉन्ड बना रखे हैं, दीज आर द 3 बॉन्ड्स। एल के चारों तरफ सिर्फ 3 सीएल है। देखो इस टाइप से अगर हम देखो स्ट्रक्चर ड्रा कर दें, ये एल, 1 सीएल, सेकंड और थर्ड वन, देखो इस टाइप से जब हमने ये 3 सीएल लगा दी, इसके पास एल्यूमिनियम के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल भी होता है और इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, किस लिए, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है, स्टेबल। तो ये भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेना चाहेगा। तो इसलिए AlCl3 बोलो किस चीज का काम करे, इट एक्ट एज द लेविस एसिड। तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन, देखो ऑक्सीजन, जो आपका रिएक्टेंट नंबर 1 है, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन है, उसके पास 2 लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो 2 में से एक लोन पेयर वो डोनेट करेगा AlCl3 को बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाउ द ऑक्सीजन गेट, बोलो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या हुआ, ऑक्सीजन ने OC बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को, ओसी बॉन्ड के, देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने रेड कलर से अभी डॉट दिखा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने देखो क्या किया, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं एरो से दिखा रहा हूं, इसने अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो जिसकी वजह से अब क्या होगा अगली स्टेप के अंदर, आप बताओ, यहाँ पे जो ये COC6H5 वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये देखो ये लिबरेट हो गया, फ्री फॉर्म के अंदर आ गया। शुरू में हमने देखो ये माइनस का साइन लगाया, कभी आप सोचिए बॉन्ड है, दिस इज नॉट ए बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं है, ये माइनस का साइन है। माइनस का मतलब ये लिबरेट हो गया। COC6H5 वाले कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमने प्रूव करना है कि इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। जो हमने देखा था हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं, हमारे क्या बने थे, हमारे क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी बने थे। हमें अब एक ऐसा मैकेनिज्म लिखना है जिसमें हम ये प्रूव कर पाए कि वो चारों प्रोडक्ट बनेंगे, वही मैकेनिज्म हमारा करेक्ट होगा। वो मैकेनिज्म अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे। तो वो मैकेनिज्म जो चारों प्रोडक्टों के बनने को एक्सप्लेन कर पाए, दैट विल बी द करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ द फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो हमने देखा COC6 में जो कार्बन है आपका, उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकेटाइन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, देखो अब हम अगली स्टेप के अंदर जब देखें, साइमल्टेनियसली अगर हमारे पास रिएक्टेंट नंबर 2 होता, देखो उसकी स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी रिएक्टेंट नंबर 2 की, उसमें भी ऐसा ही हुआ। हमने AlCl3 जो लेविस एसिड था वो लिया, ऑक्सीजन ने अपने देखो लोन पे डोनेट किए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो ये बॉन्ड पेयर थे, ये दोनों के दोनों किसने अपनी तरफ ले लिए, ऑक्सीजन ने, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। फिर से फ्री हो गया, बोलो कौन, COCH3, जो एसाइलियम आयन है वो आपका प्रोड्यूस हो गया, जनरेट हो गया है। यहाँ पे दोनों रिएक्शन हम साइमल्टेनियसली बता रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर एक ही कंटेनर के अंदर, एक ही राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो दोनों आपके रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट नंबर 1 और रिएक्टेंट नंबर 2, तो किस टाइप से रिएक्शन अब चली होगी, कैस क्या चली थी, फाइनल प्रोडक्ट जो बने थे वो हम पहले डिटरमाइन करके पेपर के ऊपर लिख चुके हैं। उन चारों के चारों प्रोडक्टों के बनने को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वाया सम मैकेनिज्म, और एक ऐसा मैकेनिज्म अब लिखेंगे जिससे चारों प्रोडक्टों का बनना एक्सप्लेन हो जाए, और वही करेक्ट मैकेनिज्म होगा। तो वही अब हम लिख रहे हैं आपके सामने। तो इसके बाद देखो जो रिएक्टेंट नंबर 1 था, वहां से ये इंटरमीडिएट बन गया, जो आपने देखा, आपने क्या देखा, डिटैचमेंट हो चुकी है वहां पे COC6H5 की, और ऑक्सीजन का नया बॉन्ड बन चुका था AlCl3 के साथ, जो हमने दिखाया। AlCl3 के एल्यूमिनियम ने, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो मिले वो एल्यूमिनियम को मिले, तो एल्यूमिनियम के ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था। आप देखें वो 2 इलेक्ट्रॉन जो थे दोनों ऑक्सीजन के थे, देखो मैंने रेड डॉट से ऊपर दिखाए, और Al के बीच ऊपर वाली रिएक्शन में मैंने 2 डॉट लगा दी है। तो वहां पे एल्यूमिनियम के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रीवियसली उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ऐसे ही नीचे वाली स्ट्रक्चर में आप देखें, नीचे वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, देखो मैंने डॉट से दिखाए, दोनों किसके थे, दोनों के दोनों ऑक्सीजन के थे। अब इसमें करेक्शन बताएं क्या है, करेक्शन यहाँ पे बताओ क्या करने वाले हैं हम, या बिल्कुल ठीक बन गया, बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर आपके सामने बन चुकी है। एल्यूमिनियम के ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज ही दिखाना था, क्योंकि वो पहले न्यूट्रल था। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर वाली रिएक्शन में आप देखें नेक्स्ट क्या होगा, जो ये COC6H5 बना था, अब ये क्या करे, ये अटैक करेगा, बोलो कहां पे, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। ये साथ के साथ बोलो कौन आ गया, उसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही तो है। उसी रिएक्शन मिक्सचर में कौन है, अब 2 कार्बोकेटाइन है, एक तो COC6 वाला और एक COCH3 वाला कार्बोकेटाइन है, दोनों अवेलेबल है। देखो ऊपर वाली रिएक्शन में हम दिखा रहे हैं कि कंटेनर में क्या हुआ होगा। तो मींस नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी
कि जो ऑक्सीजन है, ऐसे नीचे वाली में देखो हमने दिखा दिया, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे। ये नेगेटिव चार्ज हटा देते हैं नीचे वाली में से। अब देखो क्या हुआ, अब उसके बाद हम ऊपर वाली रिएक्शन में आप देखिए, ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर, देखो ऑक्सीजन ने, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट अब दिखाएगा। क्यों दिखाएगा बोलो प्लस आर इफेक्ट? क्योंकि क्या पहचान थी उसकी, कि जो ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है OAlCl3, तो उसके अंदर जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो कोई भी एटम जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो, उसके पास लोन पेयर हो, तो कैसा इफेक्ट दिखाता? प्लस आर। तो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ती है? या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। पैरा पोजीशन तो देखो ब्लॉक है पहले से, बोलो क्या लगा हुआ इसके ऊपर? देखो CH3। तो वहां पे तो देखो अटैक होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद फाइनली, क्योंकि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब चलती है, कि देखो जो हमने ले लिया ना ये COC6H5, ये एक इलेक्ट्रोफाइल तो है, COCH3 देखो ये एक इलेक्ट्रोफाइल तो है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक तो कर देगा, लेकिन ये अटैक तब करेगा ना जब उस साइट के ऊपर अटैक करेगा ना जहां पे कोई ना कोई एक वीक इलेक्ट्रोफाइल हो। देखो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर तो देखो क्या लगा हुआ है, देयर इज एच, देखो मैंने एच लिख दिया, यहाँ पे तो एक एच है, कार्बन के देखो 3 बॉन्ड, एक एच लगा हुआ है। तो मीन्स ये जब अटैक करेगा COC6H5 इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, तो ये इस H को देखो, H दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा यहाँ पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन H निकल जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इस कार्बन को मिलने वाले हैं, या इस कार्बन को देखो ऐसे मिलने वाले हैं। तो मीन्स एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है ना वहां पे, H प्रेजेंट है ना वहां पे, तो वो निकल सकता है H पॉजिटिव। तो मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? द रिएक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विल रिप्लेस द वीकर इलेक्ट्रोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग कौन है? ये दोनों स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, COCH3 या COC6H5, ये H पॉजिटिव को रिप्लेस कर सकते हैं। तो H है वहां पे ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पे नहीं है, पैरा के ऊपर तो CH3 आ गया वहां पे। तो इसलिए जो ये रिएक्शन चलेगी, हम आपको बता दें, ये सिर्फ कहां पे चलेगी? सिर्फ ऑर्थो पोजीशन के ऊपर चलेगी, इन दोनों की दोनों रिएक्शन के अंदर। तो अब हुआ क्या, देखो ये प्लस आर इफेक्ट के द्वारा देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर आगे डोनेट किए, ऑक्सीजन कार्बन के बीच देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आने से कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली देखो आगे डोनेट किए गए, ऑर्थो पोजीशन पे आ गए। ऑर्थो पे आते ही साथ देखो डोनेट किए गए उस कौन से कार्बन को? COC6 वाले कार्बन को। या साथ के साथ जब ये डोनेट किए गए यहाँ पे, तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे देखो मैंने साथ के साथ ऊपर दिखाया ना, जो हम अलग से भी दिखा सकते थे स्टेप में, कि जो AlCl3 के अंदर एल्यूमिनियम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वहां से देखो Cl नेगेटिव निकल जाएगा। देखो मैंने ये एरो दिखाया, ये भी निकलता है। प्लस साथ के साथ अब देखो क्या होगा, ये अगली स्ट्रक्चर बन गई। देखो यहाँ पे ये अगली स्ट्रक्चर बनी, तो देखो इसमें हमने क्या दिखाया है, इसके अंदर हमने ये शो किया कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जब अटैक हुआ है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दी गई? वो COC6H5 वाले कार्बन को। अभी हम देते हुए दिखाएंगे COCH3 वाले को भी। तो ये इंटरमीडिएट देखो आपके सामने बन गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे अब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहले इसी में देख लेते हैं कि जो ये H अटैच है, देखो यहाँ पे CH बॉन्ड, देखो यहाँ पे, क्योंकि दोबारा से एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो दोबारा से बैक डोनेट हुए, ऑक्सीजन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, H पॉजिटिव देखो लॉस हो गया, जो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने वीक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया, और आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। यहाँ पे बाद में हम हाइड्रोलिसिस भी करेंगे, वो इसके बाद हम देख लेंगे, या हम हाइड्रोलिसिस भी चलो साइमल्टेनियसली देख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस हुई, O और Al के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, क्लीवेज देखो, और Al और बोलो कौन है? Cl, उसके बॉन्ड का भी क्लीवेज हुआ। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस के दौरान होगा क्या? ऑक्सीजन के पास क्या आएगा बोलो हाइड्रोलिसिस के दौरान? देखो Al और Cl के बीच के भी सारे बॉन्ड देखो ब्रेक हो जाएंगे। किधर क्या आने वाला? देखो O की तरफ क्या आएगा? O नेगेटिव होता है तो इधर आएगा H पॉजिटिव। Al के पास क्या आ जाएगा? देखो OH नेगेटिव। ऐसे ही Al और Cl के बीच का बॉन्ड टूटा तो Cl के पास क्या आएगा? H पॉजिटिव। और इसकी तरफ क्या आ जाएगा बोलो? OH नेगेटिव। ऐसे ही जो आपका Cl है उसके पास बोलो क्या आ जाएगा? अभी तक Al के ऊपर 2 OH नेगेटिव आ चुके हैं, देखो 2 OH नेगेटिव। ऐसे ही जो तीसरा बॉन्ड टूटेगा AlCl के बीच, तो Cl के पास H पॉजिटिव, और Al के पास क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। मींस एल्यूमिनियम तो हाइड्रोक्साइड निकलेगा, प्लस O के ऊपर H लग जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो दो तो HCl निकल गए, और दो और एक क्या निकल गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का थ्राइस। और जो बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो कौन सा ग्रुप आ गया? OH। ये OH आ गया, बोलो कौन आ गया? ये हमारा OH आ गया। तो इस टाइप से अभी तक हमने बनते हुए दिखाया, दैट इज द नॉर्मल प्रोडक्ट। ये नॉर्मल प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब हम देखो और क्या दिखाने वाले हैं साथ के साथ। अब देखें, देखो अब आप अटैक देखें, बीच में दोबारा से आप पहुंच जाएं
जो हमारी देखो ये स्टेप बनी थी, देखो मैंने नीचे रेड लाइन लगा दी है पेन से, यहाँ पे दोबारा पहुंच जाए, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आए थे अब वो किसको डोनेट करते हुए दिखाने, देखो ये हमने डोनेट करते हुए दिखा दिए, देखो यहाँ पे, देखो इसके ऊपर, देखो ये डोनेट हो गए यहाँ पे, किसके ऊपर, जो एसाइलियम आयन वाला देखो कार्बन था, COCH3 वाले कार्बन के ऊपर दिखा दिया ना अटैक होते हुए। देखो यहाँ पे अटैक हुआ तो देखो क्या आपका इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पे, बताओ शाबाश, ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप भी लग जाएगा, COCH3, देखो ये मैंने लगते हुए दिखाया। और जब ये अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमने सीधा बनते हुए दिखा दिया थ्रू द सेम स्टेप। फर्क कितना होगा, ये अटैक करेगा तो देखो जहां पे ये C6H5 था, जहां पे ये C6H5 था, वहां पे बोलो कौन आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। मीन्स साइमल्टेनियसली हमारे दो प्रोडक्ट बन गए, वन इज द नॉर्मल प्रोडक्ट, अदर वन इज द क्रॉस ओवर प्रोडक्ट थ्रू द सेम मैकेनिज्म। तो हमने क्या दिखाया है कि जो रिएक्टेंट नंबर हमारा 1 था, उसमें जब पहली स्टेप के अंदर AlCl3 अटैक करता है तो वहां पे हमारे पास ये कार्बोकैटायन जनरेट होता है, फ्री फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही जो नीचे हमने रिएक्टेंट नंबर देखो जो 2 लिया था, उसके अंदर भी हमारे पास ये देखो कार्बोकैटायन जनरेट होता है। तो ये जो दो कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट हुए, ये साइमल्टेनियसली दोनों जगह अटैक कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर वाले रिएक्टेंट के अंदर दोनों का अटैक करते हुए दिखाया, अब हम दिखाएंगे कि नीचे वाला जो रिएक्टेंट था उसके अंदर ये दोनों कैसे अटैक करेंगे। तो अब देखें, अब हम अटैक करते हुए दिखाते हैं, पहले नॉर्मल प्रोडक्ट बनते हुए दिखाएंगे। नीचे वाली साइड के ऊपर आप पहुंच जाएं, ऑक्सीजन ने देखो अपने लोन पेयर डोनेट किए, उसी टाइप से O और C के बीच देखो डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेंजीन के देखो दोनों के दोनों, देखो ये पाई बॉन्ड के देखो जो इलेक्ट्रॉन है, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑर्थो पोजीशन और साइमल्टेनियसली बीन डोनेटेड टुवर्ड्स द आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जो कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसकी तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो डोनेट कर दी गई। ये और क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा बेंजीन वाले कार्बन और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वाले कार्बन के बीच। साइमल्टेनियसली जो एल्यूमिनियम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो भी अपने आप को न्यूट्रलाइज करवाना चाहता है, तो वहां से देखो क्या होगा, Al और Cl के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों एक Cl देखो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो इसको देखो अब हम निकलते हुए दिखाते हैं, देखो किस टाइप से निकला, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये यहाँ से निकल गया, मीन Cl नेगेटिव आयन भी निकल गया, Al न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आगे जो आपका इंटरमीडिएट बना, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये नॉर्मल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा थ्रू द सेम मैकेनिज्म, जैसे मैंने ऊपर आपके मैकेनिज्म शो किया था। हम पूरा मैकेनिज्म दोबारा से नहीं दिखा रहे, सेम स्टेप होंगी जो ऊपर हम आपको सिखा चुके हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म चलता है। तो ये तो बन गया हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट। लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन के इलेक्ट्रॉन देखो, अब हम इसको डोनेट करते हुए दिखा रहे हैं, किसको, COCH3 को, किसको बोलो, COCH3 को। अभी हमने ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया, क्या नॉर्मल प्रोडक्ट बनाया, नो, ये तो कब बनता, ये तो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने पहले ही देखो अटैक ये दिखाना था, यहाँ पे देखो अब दिखा दिया मैंने COCH3 का। देखो COCH3 के ऊपर देखो ये ग्रुप आ जाए, दैट इज द नॉर्मल प्रोडक्ट, क्योंकि यही तो रिलीज हुआ था देखो यहाँ पे रिएक्टेंट नंबर 2 के अंदर से, दैट इज द नॉर्मल प्रोडक्ट। जो एरो मैंने अब दिखाया, पहले जो मैंने एरो दिखाया था उससे क्या बनेगा, दैट इज दैट क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। तो जहां पे कौन लग गया, बोलो COC6H5, दैट इज द क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। तो हमने क्या देखा, देखो टोटल हमारे पास 4 प्रोडक्ट बन गए। इस मैकेनिज्म के द्वारा हमने एक्सप्लेन किया कि जो फ्राइस रीअरेंजमेंट है, इसका जो मैकेनिज्म है, इसके दौरान पहली स्टेप के अंदर AlCl3 को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ऑक्सीजन से, क्योंकि उसका प्लस आर इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन जरूर दे देगा, प्लस आर इफेक्ट से उसको इलेक्ट्रॉन देने चाहिए बेंजीन रिंग की तरफ भी। लेकिन साइमल्टेनियसली क्योंकि AlCl3 एक लेविस एसिड है, वो साइमल्टेनियसली क्योंकि बिग कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, एकदम अटैक कर देगा, एकदम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबलाइज होना चाहता है। तो इसलिए ऑक्सीजन ने लोन पेयर पहले उसको दे दिए। उसके बाद ऐसे ही दूसरे रिएक्टेंट के अंदर हुआ और उसके बाद जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो आपके जो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ है, वो दोनों रिएक्टेंट के अंदर हुआ, तभी हमारे क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बने। मींस आपको क्या ध्यान रखना है इसके मैकेनिज्म के दौरान, चारों प्रोडक्टों को एक्सप्लेन करने के लिए, मींस साइमल्टेनियस बॉन्ड का क्लीवेज और साइमल्टेनियस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हुआ। मींस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, नाउ द इलेक्ट्रोफाइल हैव सम टाइम टू अटैक ऑन बोथ ऑफ द, बोलो, ऑर्थो पोजीशन ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट। जो दोनों रिएक्टेंट है उनकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करने के लिए उनके पास प्रॉपर चांस है, क्योंकि सेम कंटेनर के अंदर ये प्रेजेंट है, तभी आपके क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी बने होंगे। तो इस टाइप से ये कहलाता आपका क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट। क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट कैसा एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हमने सेम कंटेनर के अंदर एक जो रिएक्टेंट थे वो दो थे, सिमिलर बट नॉन आइडेंटिकल दो रिएक्टेंट हमने इकट्ठे एक ही कंटेनर के अंदर डाल दिए और सेम रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन करवा दी, और हमने प्रूव कर दिया इस चीज को कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है।
रिएक्शन के मैकेनिज्म को हमने इस टाइप से डिटरमाइन कर लिया. सो दैट इज द क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट बाय विच वी कैन डिटरमाइन द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम. दैट इज अ गटरमान रिएक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये सैंडवे रिएक्शन जैसी रिएक्शन होती है. इसमें हम देखो करते क्या है, इसमें हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मैंने बोला है Cl नेगेटिव, हमने इसके अंदर डाला CO ओब्लिक में HCl, रिएक्शन हुई लेकिन HCl है यहाँ पे, Cu के साथ हमने क्या डाला H पॉजिटिव, और बोलो क्या है Cl नेगेटिव. अब हमारा जो प्रोडक्ट क्या बना कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के देखो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन ने अपने पास देखो ले लिए, बेंजीन वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब अटैक हुआ यहाँ पे, कौन से Cl ने अटैक किया, देखो जब हमने रिएक्शन की तो क्लोरोबेंजीन बन गया यहाँ पे, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो Cl नेगेटिव कहां से आया. इसीलिए हमने क्या किया, हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दोबारा से लिया और फिर उसी टाइप से क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट करेंगे. अब की बार हमने ले लिया HBr लिया, तो फिर क्या हुआ, इसके अंदर क्या है उसी टाइप से HBr, देखो H पॉजिटिव Br नेगेटिव. तो बेंजीन वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपनी तरफ ले लिए, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी. अब देखो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बन गया ब्रोमोबेंजीन. तो ये हम कैसे प्रूव करें कि ब्रोमोबेंजीन बन सकता है, तो वही टेक्निक जो अभी हमने आपको पीछे सिखा दी, दैट इज द क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट. तो क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट हम जब करके देखेंगे और उसके बाद TLC पेपर क्रोमेटोग्राफी के दौरान हम जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने उसको एनालाइज करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, फिर बने हुए प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे कि कितने प्रोडक्ट बन गए. अब जितने भी प्रोडक्ट बने उनको पेपर के ऊपर लिख लेंगे, फिर ऐसा मैकेनिज्म लिखेंगे जो इस बात को प्रूव कर पाए कि हाँ हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ साथ क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी बनता है. मीन्स हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि जो अटैक हुआ यहाँ पे वो किस चीज का हुआ है. आपके CO ओब्लिक में जो HCl लिया है, Cl वहां से आया है या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर जो Cl है वहां से आया है. तो इस चीज को प्रूव कैसे करें, इस चीज को जब हमने प्रूव किया, हमने ये जो रिएक्टेंट लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके अंदर हमने इकट्ठे ही आपके कॉपर के साथ के साथ क्या डाला HCl के साथ साथ क्या डाल दिया Br. और जब हमने डाला तो क्या देखा, दोनों प्रोडक्ट बन गए, आपके क्लोरोबेंजीन भी बन गया, ब्रोमोबेंजीन भी बन गया. तो उससे क्या प्रूव हुआ, ये हमारे क्रॉस ओवर प्रोडक्ट बन गए. मींस जो Cl आता है वो कहां से आया, वो Cl कहां से आता है, वो HCl के अंदर से भी आ सकता है, HBr के अंदर से भी आ सकता है. वो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर वाला Cl जरूरी नहीं वही हो. तो मींस आपका Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर Cl वो भी आ सकता है, और जो HCl है उसके अंदर से भी आ सकता है. इट मींस जो ये बेंजीन वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है, इसमें नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसके बाद बेंजीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया, जो आपका फिनाइल आयन बना, फिनाइल जो कैटायन बना, ये बना है. अब उसके ऊपर अटैक करने के चांसेस है. मींस साइमल्टेनियसली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं हुई कि जब ये रिएक्शन चली, जो ये Cl नेगेटिव है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, इसने साथ के साथ एकदम वहीं की वहीं अटैक कर दिया क्योंकि वो उसके नजदीक भी है. मींस ऐसा नहीं हुआ. मींस पहले बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, उसके बाद प्रॉपर चांस है फिनाइल कैटायन के ऊपर, जो आपके एनायनिक पार्ट है जो आपके सॉल्यूशन के अंदर होंगे कि वो Cl नेगेटिव है या Br नेगेटिव है. नाउ दे हैव द प्रॉपर चांस, दे हैव द इक्वल चांस टू अटैक ऑन द फिनाइल कैटायन. और उसके बाद ही आपका क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेगा. मींस नॉर्मल प्रोडक्ट भी बनेगा और क्रॉस ओवर प्रोडक्ट भी आपका बन सकता है. तो इस टाइप से जो क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट है, दे आर वेरी यूजफुल इन डिटर्मिनेशन द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. तो इस टाइप से हम ये प्रूव कर पाते हैं कि रिएक्शन एक स्टेप में चली या दो स्टेप में. तो क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि वेदर द रिएक्शन इज ए वन स्टेप प्रोसेस और द टू स्टेप प्रोसेस. अगर सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट बनता तो आप क्या कहते, द रिएक्शन इज ए वन स्टेप प्रोसेस. क्योंकि आपके नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं बना, उसके साथ साथ देखो दो प्रोडक्ट बन गए. पिछले फ्राई से रीअरेंजमेंट में आपने देखा था दो प्रोडक्ट नहीं बल्कि चार प्रोडक्ट हमने बनते हुए दिखाए थे जब मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट लिया. तो चार प्रोडक्टों के बनने से हमें पता चला कि इट इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस. इट इज नॉट ए सिंपल मींस द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मींस द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. मींस वो रिएक्शन एक स्टेप में नहीं बल्कि एक से ज्यादा स्टेप में चली थी. इट इज नॉट ए वन स्टेप प्रोसेस. तो ये चीज हम प्रूव कैसे करते हैं, बाय द क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट. सो दैट इज ऑल अबाउट द क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट. थैंक यू.